गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस कैप्सूल में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो रेगुलर एग्जाम अपडेट्स, करंट अफेयर्स और स्टडी मटेरियल के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 17 डिस्कस करेंगे। इस पूरी बुक में टोटल 20 प्रैक्टिस सेट है। पहला सेक्शन हमारा हिंदी परिज्ञान और लेखन योग्यता का ही है, हमेशा की तरह। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। शुद्ध वाक्य है, नदी के किनारे बहुत पेड़ खड़ा है, गलत। छात्र अनुशासन प्रिय होना चाहिए, गलत। तो छात्रों को अनुशासन प्रिय होना चाहिए। युद्ध मनुष्य को अमानवीय बनाता है, ये बिल्कुल ठीक है। साधनों का विकास करने होंगे, ये गलत है। इसमें हमें त्रुटि बतानी है, एबीसीडी में से कहां पर त्रुटि है, ए बी और सी में से। किसी भी न्यायालय में दी गई गवाही जब तक वह शपथ लेकर नहीं दी गई हो तब तक अधिप्रमाणित नहीं मानी जाती है। तो देखिए, इसमें कोई भी एरर नहीं। शुद्ध वाक्य का चयन करें। इस ग्रंथ का निर्माण, तो ग्रंथ का निर्माण नहीं होता, ग्रंथ की आपकी रचना की जाती है। समाज की वर्तमान दशा चिंताजनक है। मैंने तरह तरह के रेशम के कपड़े पसंद किए। तुम्हारी दृष्टि तुम्हारी पुस्तक पर होनी चाहिए। तो इसमें देखिए, शुद्ध वाक्य है वो है समाज की वर्तमान दशा आपका चिंताजनक है। देखिए, रेशम के कपड़े नहीं होता, शब्द होता है रेशमी कपड़े। ठीक है, रेशम से बने हुए कपड़े यानी रेशमी कपड़े। आगे चलते हैं। तो देखिए, दो बार आपका इसमें तुम्हारी नहीं आएगा, तुम्हारी दृष्टि पुस्तक पर होनी चाहिए। निम्न में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है? तो देखिए, ऊष्म या संघर्षी व्यंजन ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय आपके मुख में किसी स्थान विशेष से घर्षण या रगड़ लगती हो, तब ऊष्मा और थोड़ा सा गर्म हवा आपके मुंह से निकलती हो, तो इन्हें संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। तो इसमें जो आपका हा है, ये आपका संघर्षी व्यंजन है। अवनी का विलोम, अवनी क्या होता है आपका? पृथ्वी। ठीक है, तो इसका विलोम क्या होगा? अंबर। धरा इसका पर्यायवाची है। आगे, पवन का संधि विच्छेद कौन सा है? तो ये हमने पहले भी देखा है, पो प्लस अन, पवन। अगला है विसर्ग संधि का नहीं प्लस कलंक का सही संधि शब्द कौन सा होगा? तो षटकोण वाला शाह इसमें आधा आता है, निष्कलंक। ऑप्शन सी जो है ये आपका सबसे सही शब्द होगा। जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है? हमने कई बार अभी तक डिस्कस कर लिया है, जिन्होंने पहले प्रैक्टिस सेट देखे होंगे उनको पता होगा। तो ये विभत्स रस का स्थायी भाव। ठीक है, अद्भुत रस का क्या है आपका? विस्मय। विस्मय। भयानक रस का क्या है? नॉर्मल है, भय। रौद्र रस का क्या है? क्रोध। क्रोध। शुद्ध वाक्य का चयन करें। माता पिता की शुश्रूषा करनी चाहिए, गलत। तूफान आने का संदेह है। अनेक निरपराधी दंड के भागी हुए, इसके एकमात्र दो कारण। तो देखिए, एकमात्र भी कह रहा है, दो कारण, ये बिल्कुल गलत है। पहला वाला भी गलत है। इसमें जो कि अनेक निरपराधी दंड के भागी हुए, ये जो है ये बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं। किस वर्ण का उच्चारण, 10वां, किस वर्ण का उच्चारण कंठ तालु है? तो ए और ए, इसका जो उच्चारण है ये कंठ और तालु। करपट का तद्भव रूप क्या है? तो करपट आपका किसके लिए यूज किया जाता है? ये कपड़े के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, कपड़ा। ऑप्शन डी यहां पर सही होगा। कपूर का क्या होता है? कर्पूर। ठीक है, कर्पूर। आगे चलते हैं। माफ कीजिए। काहेरी नाली तू कुम्हलानी, तेरे ही नाली सरोवर पानी, इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो ये जो पंक्ति दी गई है इसके रचनाकार है कबीर दास जी। ऑप्शन सी। मुकुंद किसका पर्यायवाची है? तो मुकुंद आपका विष्णु जी के लिए यूज किया जाता है। अगर कुछ और पर्यायवाची की बात करें तो केशव, गोविंद, उपेंद्र, दामोदर। दामोदर काफी पूछता है। पीतांबर और नारायण, ये कुछ अन्य पर्यायवाची हैं विष्णु जी के। वनिता का प्रयोग किस अर्थ में होता है? तो वनिता पर्यायवाची है आपका स्त्री का। ठीक है, स्त्री। ऑप्शन बी। शहद शब्द है, तो शहद कैसा शब्द है? शहद आपका आगत शब्द है। ठीक है, तत्सम तद्भव देशज कुछ नहीं है, आगत शब्द है। हिंदी में जो बहुत सारे शब्द होते हैं वो विदेशी मूल के होते हैं, और जो हिंदी और अन्य भाषाओं में परस्पर संपर्क के कारण हमारी भाषा का ही हिस्सा बन गए, ऐसे शब्दों को आगत शब्द कहा जाता है। निरामिष किसे कहते हैं? देखिए, निरामिष और सामिष, तो निरामिष बोला जाता है मांस रहित भोजन को। ऑप्शन ए जो है मांस रहित भोजन।
इसमें दूसरा है, देखिए मोक्ष का इच्छुक, इसको बोला जाता है मुमुक्षु। ठीक है, तीनों छोटे ऊ की मात्रा आती है, ये वर्तनी में भी काफी पूछा जाता है। और जो मृत्यु का इच्छुक हो या जिसे मर जाने की कामना हो उसे कहा जाता है मुमूर्षु। ठीक है, इसमें बड़े ऊ की मात्रा आती है माँ के ऊपर, मुमूर्षु इस तरीके से लिखा जाएगा। इसके अलावा रात्रि में विचरण करने वाला सबको पता है, इसे बोला जाता है रात्रिचर। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था? तो रामधारी सिंह दिनकर की सबसे अच्छी तो जो कृति है वो रश्मि रथी ही है, तो इनको जो उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था वो 1972 में दिया गया था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है, तो इनका निबंध संग्रह किस नाम से है? चिंतामणि के नाम से, ऑप्शन बी। 19वां, हिंदी गद्य शिक्षण की पाठ योजना में उद्देश्य कथन आता है, तो किसमें आता है ये? प्रस्तावना प्रश्न के बाद आपका उद्देश्य कथन इसमें आता है, हिंदी गद्य शिक्षण की पाठ योजना। 20वां देखते हैं, आदिकाल की रचना है, तो इसमें से आदिकाल की रचना कौन सी है? तो देखिए जो खुमान रासो है, ठीक है, ये रचना है दलपति विजय की। बात करें अगर अखरावट की, तो इसका आंसर होगा आदिकाल का खुमान रासो। अखरावट आपकी मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है और ये भक्ति काल की रचना है। बात करें छत्रसाल दशक की, छत्रसाल दशक की रचना है, ये भूषण की रचना है। ठीक है, छत्रसाल दशक, और ये है आपकी रीति काल की रचना, रीति काल। और दीपशिखा जो रचना है महादेवी वर्मा की रचना है और ये आधुनिक काल की रचना है। आनंद कादंबनी पत्रिका का प्रकाशन कहां से होता है? तो ये 1881 में स्टार्ट हुई थी बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन द्वारा मिर्जापुर से, ऑप्शन बी। अगला देखते हैं, व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है, तो व्याकरण शिक्षण के लिए इसमें से कौन सी प्रणाली उपयुक्त नहीं है? तो जो कक्षाभिनय प्रणाली है ये व्याकरण समझाने के लिए आपका व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है। बालक की प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में दी जाए, यह किसका मानना है? तो यह मानना है महात्मा गांधी जी का, ऑप्शन बी। भाषा शिक्षण की पद्धति नहीं है, तो इसमें से भाषा शिक्षण की पद्धति कौन सी नहीं है? जो अभिक्रमित अनुदेशन है, यह भाषा शिक्षण की पद्धति नहीं है। शब्द का अर्थ स्पष्ट करने हेतु कौन सा तरीका सबसे ज्यादा उपयुक्त है? तो देखिए वाक्य में प्रयोग करना। ठीक है, आपको पता है एक शब्द के कई सारे अर्थ होते हैं, लेकिन जब हम उसका वाक्य में प्रयोग करते हैं तो काफी आसानी से हमें वो पूरा उस वाक्य का या शब्द का अर्थ समझ में आ जाता है। अब देखते हैं जो पैसेज है, एक ही दिया स्नेह से भरा, प्रेम का प्रकाश प्रेम से धरा, झिलमिला हवा को तिलमिला रहा, ज्योति का निशान जो हिला रहा, मुस्करा रहा है अंधकार पर, यह मजार है किसी शहीद का, दर्शनीय था जो चांद ईद का, देश का सपूत था गुमान था, सत्य का स्वरूप नौजवान था, जो चला किया सदा दुधार पर। अब देखिए इसमें से हमें बताना है हवा क्यों तिलमिला रही है, तो हवा क्यों तिलमिला रही है? दिए के निरंतर जलने से तिलमिला रही है। ईद का चांद यहां पर किसे कहा गया है? ईद का चांद आपने देखा होगा शहीद को यहां पर कहा गया है। शहीद की कौन सी विशेषता बताई गई है? तो इसमें अगर हम देखेंगे शहीद की कि वह सच्चा इंसान था, यह विशेषता यहां पर शहीद की बताई गई है। 29वां अगर देखें, कविता में अंधकार शब्द से क्या आशय है? तो यहां पर अंधकार शब्द से आशय है बुराइयां। दर्शनीय में कौन सा प्रत्यय है? तो दर्शनीय दर्शन प्लस ईय प्रत्यय से बना है, दर्शन प्लस ईय। ठीक है, दर्शनीय। ठीक है, अब देखते हैं रीजनिंग के मैं आपको आंसर बता देता हूं हमेशा की तरह। आप इसको देखिए सॉल्व जरूर किया कीजिए प्लीज, आपकी तैयारी इससे काफी कहीं ना कहीं अच्छी जरूर होगी, क्योंकि एग्जाम में जाके सॉल्व करेंगे तो वहां पर कभी कभी प्रश्न फंस जाते हैं। 31वें की बात करें, इसका आंसर है सी। 32 का बी, 33 का डी। आराम से आप पॉज करके पढ़ लीजिए। 34 की अगर बात करें, जो सीरीज वाला प्रश्न है, इसका आंसर है बी जे एच। 35 का ए, 36 की बात करें अगर तो इसका ए, 37 की अगर बात करें इसका है डी,
38 जो सीरीज वाला प्रश्न है इसका है ऑप्शन ए। ठीक है, 38 का ए। 39वां जो प्रश्न है इसमें बैठने की व्यवस्था आपसे पूछी है, इसमें ऑप्शन सी यूक्रेन। 40वें का आंसर है, इसको आप आराम से देख लीजिए पहले। 40वें का जो आंसर है वो है ऑप्शन डी 100। अगला देखते हैं 41वां। 41वें का आंसर है डी। 42वें का आंसर है सी। 43वां जो प्रश्न है कथन वाला, इसका आंसर है डी, केवल एक और दो अनुसरण करते हैं। पूरा आप इसको पढ़ लीजिए आराम से पॉज करके। 44वें की बात करें, 44th का आंसर है ए, बी और डी। 45वां है, 45वें का आंसर है, इसको आप देख लीजिए आराम से पहले। 45वें का आंसर है ए। अब बात करते हैं हम सामान्य जानकारी की। निम्नलिखित में से कौन सा एक केरल राज्य से संबंधित नहीं है? तो देखिए मोहिनीअट्टम केरल का है और कथकली, ये दो तो आपके क्लासिकल नृत्य केरल से संबंधित है, सब जानते ही होंगे। टोटल भारत में 8 क्लासिकल डांस है। देखिए इसमें जो कोलट्टम है, लेकिन ठीक है, थिरुवट्टम भी आपका केरल का ही है, कोलट्टम जो है ये आंध्र प्रदेश का है। ठीक है, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का क्लासिकल डांस क्या है? कुचिपुड़ी। अगर कुछ और क्लासिकल डांस की बात करें, तमिलनाडु का क्या है? भरतनाट्यम। उत्तर प्रदेश में एकमात्र है कथक। ठीक है, कथक। मणिपुर का क्या है? मणिपुरी। असम में एक होता है बहुत फेमस, सत्रिया। ठीक है, सत्रिया डांस ये आपका असम का डांस है। ओडिशा में कौन सा बहुत फेमस होता है? ओडिसी। ठीक है, ओडिसी। तो ये कुछ और क्लासिकल डांस है जो भारत के विभिन्न भागों में होते हैं। टोटल 8 डांस को भारत में क्लासिकल डांस का दर्जा दिया गया है। भांगड़ा किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? तो आपको पता होगा, पंजाब का ये लोक नृत्य है। और यहाँ पर लड़कियां जो करती हैं वो क्या करती हैं? गिद्दा करती हैं। इसके अलावा देखिए हिमाचल प्रदेश का भी एक एग्जाम में पूछा हुआ है, तो हिमाचल प्रदेश का देखिए मैं बता देता हूं कुछ लोक नृत्य। सोरा, ठीक है, सोरा, झाली, नटी, नटी पूछा था एग्जाम में जहां तक मुझे याद है, नटी, और डांगी। ठीक है, डांगी, ये आपके हिमाचल प्रदेश के कुछ लोक नृत्य हैं। बात करें छत्तीसगढ़ के, तो यहां पर इसके भी मैं बता देता हूं, क्योंकि मैचिंग वगैरह में अलग अलग राज्य से आ जाते हैं। तो एक है गौर, एक मारिया, ठीक है, गौर मारिया, और राउत, राउत नाच। ठीक है, ये आपके छत्तीसगढ़ के कुछ डांस हैं। गांधी जी ने दांडी से नमक सत्याग्रह आरंभ किया था। दांडी कहां पर स्थित है? तो आपको पता है दांडी कहां पर है, ये गुजरात में स्थित है। साबरमती आश्रम से उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की थी, जो कि अहमदाबाद में स्थित है। टोटल 78 अनुयायी इनके साथ थे। और कब स्टार्ट हुई थी ये? 12 मार्च 1930 को। और इस समय कौन सा आंदोलन यहां पर शुरू हुआ था? सिविल डिसओबीडियंस, जिसको हिंदी में आप लोग क्या बोलते हैं? सविनय अवज्ञा। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से लेकर 1934 तक ये आंदोलन चला था। बात करें, ये 12 मार्च से स्टार्ट हुआ था, तो 5 और 6 अप्रैल को, ठीक है, 5-6 अप्रैल को गांधी जी दांडी पहुंच गए थे और वहां पर फिर उन्होंने नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा। अगर बात करें साउथ में, तो साउथ में आपने देखा होगा एक बहुत फेमस फ्रीडम फाइटर है सी राजा जी या चक्रवर्ती राजगोपालचारी जी। उन्होंने भी तिरुचिरापल्ली में जो तंजौर वाला तट है, समुद्र तट है, वहां पर कानून नमक बनाकर तोड़ा था, तो उसको भी याद रखिएगा। आज ही देखिए मध्य प्रदेश पीसीएस का एग्जाम हुआ है, उसमें भी गांधी जी से संबंधित एक बहुत अच्छा प्रश्न पूछा गया। उसमें यह पूछा कि जो प्रिंस ऑफ वेल्स थे या वेल्स के राजकुमार थे, उनका बायकॉट करने के लिए महात्मा गांधी जी ने किस आंदोलन के दौरान आह्वान किया था? तो वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, एनसीएम, यानी असहयोग आंदोलन के दौरान 1921 में गांधी जी ने प्रिंस ऑफ वेल्स जब इंडिया की यात्रा कर रहे थे, तब उन्होंने उसका बायकॉट करने का आह्वान किया था। यह आज मध्य प्रदेश के एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है।
डैश सबसे छोटे कणों वाली मिट्टी है। तो कौन सी सबसे छोटे कणों वाली मिट्टी है? तो जो चिकनी मिट्टी होती है, देखिए इसमें सबसे छोटे कण आपके पाए जाते हैं। अगर आप परमिएबिलिटी वगैरह देखेंगे तो इसमें सबसे आपको छोटे सूक्ष्म या सूक्ष्म कण हमें देखने के लिए मिलेंगे। 50वां जो प्रश्न है इसको देख लेते हैं। देखिए ऐसा प्रश्न वैसे बनेगा नहीं, ये तो कुछ अलग ही तरीके का प्रश्न है। मैं आंसर बता देता हूं इसका, अगर यहां पर आप देखेंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता इस तरीके का प्रश्न आपका कहीं बनेगा। 50 का आंसर आपका सी है, तो इसको नहीं भी पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत है नहीं। अगला देखते हैं, सिंगल सुपर फॉस्फेट उर्वरक में होता है। तो सिंगल सुपर फॉस्फेट उर्वरक में आपका क्या होता है? 16% आपका फॉस्फोरस होता है और 12% इसमें सल्फर होता है। अगला देखते हैं, खरीफ की फसल को डैश के महीने में बोया जाता है। तो खरीफ में आपको पता है सबसे इंपॉर्टेंट जो क्रॉप आती है वो आती है राइस। जो खरीफ की फसलें होती हैं इनको इनकी बढ़ोतरी के समय ज्यादा पानी यानी आर्द्रता की आवश्यकता होती है। तो गर्मियों के मौसम में, जून जुलाई के मौसम में ये बोया जाता है और इसके बाद आपको पता है भारत में, लगभग पूरे भारत में मानसून आ जाता है। तो पानी की कोई कमी नहीं होती, क्योंकि हर जगह हमारे यहाँ इरिगेशन या सिंचाई की व्यवस्था नहीं है। बहुत जगह हमारे यहाँ कृषि जो है वो मानसून पर आधारित है, तो इसीलिए इसको गर्मियों के मौसम के दौरान बोया जाता है। जो रबी की फसलें जिसमें गेहूं आता है उसको अक्टूबर नवंबर, जब जब ऑनसेट ऑफ विंटर होता है यानी विंटर की शुरुआत होती है, उस समय उनको बोया जाता है। बात करें अगर खरीफ की फसलों की, तो इसमें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है? तो सबसे इंपॉर्टेंट धान है या चावल है, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंगफली की जो फसल है ये भी इसी में आती है, कपास या जिसको हम रुई बोल देते हैं आम भाषा में, गन्ना, सोयाबीन, उड़द, जूट की जो फसलें, ये सारी आपकी खरीफ की फसलें। भारत में फसल ऋतुओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो इसमें कौन सा सही नहीं है? खरीफ ऋतु जून से सितंबर तक होती है, खरीफ मतलब आपका जिसमें राइस या चावल होता है। रबी ऋतु अक्टूबर से मार्च तक होती है। उत्तरी भारत में खरीफ ऋतु में गेहूं की फसल की खेती की जाती है। देखिए खरीफ में गेहूं नहीं होता, गेहूं आपका रबी फसल है, ठीक है। तो 53 का आपका सी जो है यही गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा सूखा मोटा चारा है? तो इसमें से सूखा मोटा चारा कौन सा है? जो भूसा, पयाल और जिसको पुराली भी आप बोल देते हैं, और घास, ये आपके मोटे भूसे में आते हैं। निम्नलिखित में से किसे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की सूची में शामिल नहीं किया गया है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की अगर बात करें, हमारे संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 से ये शामिल किए गए हैं। कौन से देश से हमने ये लिए हैं? ये आयरलैंड से हमने लिए हैं। बात करें क्या ये लीगली एनफोर्सिएबल है? देखिए फंडामेंटल राइट्स के लिए आप सीधे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकते हैं। अनुच्छेद 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, अनुच्छेद 226 के तहत आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है या डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, ये लीगली एनफोर्सिएबल नहीं है। मतलब अगर इनका हनन होता है तो आप कोर्ट वगैरह नहीं जा सकते। ये सिर्फ राज्य को एक सोशल या सोशियो वेलफेयर स्टेट यानी एक कल्याणकारी राज्य की परिकल्पना के लिए राज्य के लिए कुछ दिशा निर्देश हैं या कुछ गाइडलाइंस हैं कि आपको, अगर आप पॉलिसी बनाते हो तो आपको इन सब फंडामेंटल चीजों का, इन सब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का ध्यान रखना चाहिए। इसलिए एक तरह से नीति निर्देशक इसलिए कहा गया है कि पॉलिसी में डायरेक्शन देने के लिए राज्य को ये डाले गए हैं। तो इसको आप कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते अगर इनका आपको ये प्रोवाइड नहीं किए जाते। बात करें अगर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये आपको फंडामेंटल राइट्स में मिलेगा अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक। उसको कहा ही आपका क्या जाता है, जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन या धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो आपको फंडामेंटल राइट्स में भाग 3 में हमें देखने के लिए मिलता है, जो 12 से लेकर 35 तक है। तो बाकी मुफ्त शिक्षा के लिए अधिकार ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल में है। ग्राम पंचायतों की सहायता करना अनुच्छेद 40 में इसकी बात की जाती है। विश्व शांति का प्रचार करना अनुच्छेद 51 में इसकी बात की जाती है, ठीक है। ये भी बहुत बार पूछता है। इसके अलावा एक और है बहुत इंपॉर्टेंट, अनुच्छेद 50, ये भी बहुत पूछता है मैचिंग में। ये क्या होता है? सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, यानी एग्जीक्यूटिव से आपका जो न्यायपालिका है दोनों का पृथक्करण, ये अनुच्छेद 50 में इसकी बात की जाती है। देखिए जो शिक्षा की बात है ये अनुच्छेद 45 के तहत की जाती है। अनुच्छेद 45 में ये कहा गया है अर्ली चाइल्डहुड केयर, यानी जब बच्चा छोटा होता है उस समय के लिए, और जब तक बच्चा 6 साल का नहीं हो जाता तब तक के लिए उसकी जो शिक्षा वगैरह के लिए सरकार को प्रावधान करने चाहिए। और आप देखेंगे प्राइमरी स्कूल्स वगैरह में उसके लिए प्रावधान किए भी जाते हैं। तो ये अनुच्छेद 45 के तहत इसकी बात की जाती है, ठीक है। तो बाकी सारे मैंने आपको बता दिए, यही ज्यादातर पूछता रहता है।
आगे चलते हैं। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो उस समय पुराना प्रश्न होगा ये। अगर वर्तमान में बात करें, वर्तमान के हिसाब से मैं नीति आयोग के बारे में डिस्कस भी कर लेते हैं, क्योंकि प्रश्न नीति आयोग से बनते रहते हैं। तो नीति आयोग की अगर बात करें तो इसने किसका स्थान लिया है? प्लानिंग कमीशन का। ठीक है, प्लानिंग कमीशन या योजना आयोग को पहले बनाया जाता था जब हमारे यहाँ 5 ईयर प्लान्स या पंचवर्षीय योजनाएं चलती थी। आखिरी जो पंचवर्षीय योजना थी वो थी 2012 से लेकर 2017 तक। नीति आयोग 1 जनवरी 2015 से इसने काम करना स्टार्ट कर दिया है। प्रश्न ये पुराना है, लेकिन आपको पता है जो अध्यक्ष की पोस्ट है वो अध्यक्ष इसका हमेशा कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर, जो प्रधानमंत्री होगा। और जब ये बना है 2015 में, 2014 से आप देखेंगे नरेंद्र मोदी जी ही हमारे प्रधानमंत्री हैं, तो इसका आंसर नरेंद्र मोदी जी ही होगा। प्रश्न ये पुराना था जहां तक मुझे याद है, और किसी एग्जाम में ये आया भी है। अगर बात करें प्रेजेंट में तो नरेंद्र मोदी जी हैं। अगर बात करें सीईओ कौन है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है नीति आयोग के, तो ये है BVR सुब्रमण्यम, ये इसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन तेल उत्पादन से संबंधित है? तो आपकी जो पीली क्रांति है, येलो रिवॉल्यूशन, इसका देखिए मैंने पूरा जितनी भी क्रांतियां हैं इसका एक शॉर्ट्स मैंने बनाकर डाला था, 30-40 सेकंड का शॉर्ट है। उसमें मैंने पूरा एक पेज का फोटो डाला है जिसमें सारे रिवॉल्यूशन मैंने कवर किए हैं या क्रांतियां कवर की हैं। तो ये तिलहन उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, तिलहन या ऑयल सीड्स इनको बोला जाता है इंग्लिश में, ऑयल सीड्स, जिसमें हमारा मुख्य रूप से एडिबल ऑयल्स वगैरह होते हैं, खाद्य तेल वगैरह के प्रोडक्शन से ये संबंधित। बात करें श्वेत क्रांति, तो श्वेत क्रांति आप सबको पता होगा मिल्क से संबंधित है। भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसको माना जाता है? जिन्होंने ऑपरेशन फ्लड चलाया था, वर्गीस कुरियन सर। देखिए जो भूरी क्रांति है इसको ब्राउन रिवॉल्यूशन बोला जाता है। ठीक है, ब्राउन रिवॉल्यूशन ये आपके कोकोआ, ठीक है, जो आपका कोको या कॉफी हम बनाते हैं उससे संबंधित है। इसके अलावा इसको लेदर से भी, ठीक है, चमड़े से भी संबंधित इसको माना जाता है। इसी की तरह एक और होती है आपकी ग्रे रिवॉल्यूशन या ग्रे क्रांति। ग्रे क्रांति जो है ये आपकी फर्टिलाइजर या उर्वरक से संबंधित होती है, ग्रे क्रांति। ठीक है, उसको आप देख लीजिएगा एक शॉर्ट्स को, वो काफी अच्छा है, उसमें आपको काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी। और हरित क्रांति आप सबको पता ही है, खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। फूड ग्रेन्स के लिए किसको भारत में जनक माना जाता है? MS स्वामीनाथन सर को जनक माना जाता है। इस साल उन्हें भारत रत्न से भी नवाजा गया है। ग्लोबल लेवल पर या वैश्विक स्तर पर हरित क्रांति का जनक किसको माना जाता है? नॉर्मन बोरलो को माना जाता है। 58वां देखते हैं, भारतीय संविधान किस तिथि को लागू हुआ? तो लागू कब से हुआ है? इसमें आपसे दूसरे तरीके का कैलेंडर पूछा गया है। वैसे तो 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ है, और एक्सेप्ट कब किया था हमने? 26 नवंबर 1949 को हमने इसको एक्सेप्ट किया था। तो इस हिसाब से आप देखेंगे तो मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी, इस दिन हमने ये अपनाया। आगे चलते हैं। चौथा स्तंभ शब्द किससे संबंधित है? तो डेमोक्रेसी का या लोकतंत्र का चौथा स्तंभ किसको कहा जाता है? प्रेस को कहा जाता है। सिंधु घाटी की सभ्यता की लिपि थी, तो देखिए सिंधु घाटी की सभ्यता की जो लिपि थी वो थी लोगो स्लेविक। लोगो स्लेविक का अर्थ क्या है? देखिए इसमें एक निशान का मतलब एक पूरा वाक्य या एक पूरा वर्ड हो सकता है, इसको बोली जाती है लोगो स्लेविक। लेकिन देखिए सिंधु घाटी की सभ्यता अभी तक जो लिपि है वो अनडेसिफर्ड है, यानी हम अब तक इसको पढ़ नहीं पाए हैं। तो ये आपका ऑप्शन डी यहां पर सही होगा। सिंधु घाटी की सभ्यता के साइट्स के बारे में हमने पूरा मैप देखकर डिस्कस अच्छे से कर लिया। न्याय का घंटा किसने स्थापित किया था? तो न्याय का जो घंटा है जिसको जंजीर ए अदल बोलते हैं, तो वो जहांगीर ने स्थापित की थी। जिसको भी न्याय चाहिए होता था वो बाहर जाकर उस घंटी को बजाता था, तब उसकी बात सुनी जाती थी। तो अकबर की मृत्यु के बाद उनके जो सबसे बड़ा बेटा था 1605 में जहांगीर, ठीक है, वैसे इनका असली नाम था सलीम, ठीक है, लेकिन जहांगीर के नाम से इन्होंने बाद में टाइटल लिया। इन्होंने मुगल हेड के रूप में भारत में राज करना शुरू किया। बात करें इनकी शादी किससे हुई थी, एक बार ये पूछ चुका है, तो मेहर उन निशा, ठीक है, जो नूरजहां थी उनका असली नाम मेहर उन निशा था, और इत्माद उद्दौला की वो बेटी थी। और बात करें मेहर उन निशा की, तो वो बहुत ज्यादा जो शासन था या जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसमें दखलंदाजी काफी ज्यादा किया करती थी। जहांगीर ने ही देखिए जो 5वें सिख गुरु थे, गुरु अर्जुन देव, ठीक है, उनकी हत्या कर दी थी। इसको याद रखिएगा, यहीं से मुगल और सिखों के बीच में संबंध खराब होने शुरू हो गए थे। 2 सिख गुरुओं की हत्या कराई गई है। 5वें सिख गुरु गुरु अर्जुन देव की हत्या जहांगीर ने कराई थी। उसके बाद 9वें सिख गुरु गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने कराई है। तो इसको याद रखिएगा। जहांगीर ने अपने संस्मरण भी लिखे हैं, किस नाम से? तुजुक ए जहांगीरी, तुजुक ए जहांगीरी के नाम से इन्होंने अपने संस्मरण में लिखे। और ये
फारसी भाषा में लिखे गए हैं, इसको भी याद रखिएगा। इसके अलावा देखिए दो बहुत फेमस पर्सन या दो बहुत फेमस जो राजदूत थे वो इनके टाइम में आए थे। एक है जॉन हॉकिंस, वो आगरा में आए थे, और इसके अलावा थॉमस रो 1615 से 1618 तक वो भारत में जहांगीर के टाइम में ही आए थे। तो थॉमस रो और जॉन हॉकिंस दोनों का नाम याद रखिएगा। पृथ्वी के क्षेत्र का कितना प्रतिशत लगभग पानी है? तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। पृथ्वी का आपको पता होगा लगभग 71% आपका पृथ्वी पर पानी है, तो इसमें 70% सबसे क्लोज ऑप्शन है। चंबल नदी किसकी उपनदी है? तो चंबल नदी आपकी यमुना नदी की एक सहायक नदी है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु विटामिन सी का स्रोत नहीं है? विटामिन सी का केमिकल नेम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? सबसे फेमस यही प्रश्न बनता है, स्कर्वी। ठीक है, खट्टी चीजों में बहुत ज्यादा पाया जाता है। अब देखते हैं प्रश्न में कौन सा ऑप्शन सबसे बेहतर है। तो देखिए अंडे में आपका विटामिन सी नहीं देखने के लिए मिलता। मानव शरीर का सामान्य तापमान क्या है? तो मानव शरीर का सामान्य तापमान डिग्री सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस है। अगर फॉरेनहाइट में बात करें तो फॉरेनहाइट में है 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट। ठीक है, तो इसमें 98.4 डिग्री सेल्सियस में पूछा है, तो 37 आपका सही आंसर होगा। ठीक है, तो आप देखते हैं कंप्यूटर के प्रश्न। इसके अलावा देखिए मैं दो बुक्स और लेकर आ गया हूं, एक यूथ कंपटीशन टाइम्स की है और एक SR पब्लिकेशन की बुक है। एक में 15 प्रैक्टिस सेट है, एक में 10 प्रैक्टिस सेट है। तो इसके बाद अभी 25 प्रैक्टिस सेट और आपके लिए मैं तैयार करूंगा। तो जब तक एग्जाम नहीं होता जितनी भी मार्केट में बुक्स हैं सारी मैं आपको कवर करा दूंगा। MS वर्ड में एक नया डॉक्यूमेंट खोलने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो इसमें से किसका उपयोग करते हैं हम? कंट्रोल N मतलब आपका न्यू। कंप्यूटर को बूट करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो कंप्यूटर बूट करने के लिए आपका ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता होती है। अगला, फाइल, माफ कीजिए इसको डिलीट कर देता हूं पहले। फाइल की सीधी एक्सेस को और क्या कहते हैं? तो फाइल की सीधी एक्सेस या डायरेक्ट एक्सेस को क्या कहा जाता है? इसको बोला जाता है रैंडम एक्सेस। अगला देखते हैं 69। एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में एक स्क्रीन जो उपयोगकर्ता को एक समय में कई प्रोग्राम देखने की अनुमति देती है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है विंडो। ईमेल का आविष्कार किसने किया था? तो भारतीय मूल के वैज्ञानिक VA शिवा अय्यादुराई के द्वारा ईमेल का आविष्कार किया गया था। कब? सब 1978 में। ऑप्शन डी। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक संप्रतीक कैरेक्टर ईमेल आईडी का एक भाग होना चाहिए? तो आपको जब आप ईमेल आईडी लिखते हैं सबसे पहले क्या दिखेगा आपको? @। कंप्यूटर का कौन सा प्रकार कंप्यूटेशन स्टोरेज और यहां तक कि एप्लीकेशन को भी पूरे नेटवर्क में सर्विस के रूप में करता है? तो क्या करता है? क्लाउड कंप्यूटिंग। ठीक है, क्लाउड पर आप सारा डेटा अपना स्टोर कर सकते हैं। आपने देखा होगा जो AWS है, अमेजॉन वेब सर्विस, अगर आपने कभी काम किया हो IT सेक्टर वगैरह में, तो ऐसा ही अमेजॉन का ये क्लाउड है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग आजकल काफी ज्यादा चर्चा में है। सारा डेटा कंपनीज अपना वहीं पर स्टोर करती हैं, उसको आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। कैश मेमोरी किन किन के बीच क्रिया करती है? तो अगर कैश मेमोरी की बात करें तो ये CPU और रैम के बीच में, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और रैंडम एक्सेस मेमोरी के बीच में कार्य करती है। पेज फॉल्ट कब आता है? तो पेज फॉल्ट आता है जब प्रोग्राम में ऐसे पेज में पहुंचे जो उस समय मुख्य मेमोरी में नहीं होता, यानी आपकी मेन मेमोरी में जो प्रोग्राम उस समय अवेलेबल नहीं है और ऐसे पेज में अगर आप पहुंच जाए तो आपको पेज फॉल्ट दिखाई दे या आएगा। MS एक्सेल वर्कशीट में वर्कशीट के डैश भाग में जूम बार दिखाई देता है, तो कौन से भाग में? बॉटम राइट में। तो आपका ये स्प्रेडशीट है तो बॉटम राइट में आपको जूम बार दिखाई देगा। MS एक्सेल वर्कशीट में किसी सेल के कंटेंट को एडिट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया की जा सकती है? तो एडिट अगर आपको करना हो तो क्या किया जा सकता है? सेल पर आप डबल क्लिक करेंगे, फिर आपके ऑप्शंस खुल के आते हैं। कंप्यूटर प्रौद्योगिकी की विशाल कंपनी इंटेल का मुख्यालय कहां पर है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटेल का मुख्यालय आपका सेंटा क्लारा है, कैलिफोर्निया में। ठीक है, सेंटा क्लारा, कैलिफोर्निया, यहां पर ये स्थित है। ऑप्शन देखते हैं ऊपर। हाँ, तो ऑप्शन सी ही आपका यहां पर सही है, सेंटा क्लारा कैलिफोर्निया, याद रखिए। निम्न में से कौन सा समूह MS एक्सेल के इंसर्ट टैब में मौजूद नहीं है? तो क्या ऑप्शन आपको इंसर्ट टैब में नहीं मिलता? अनुच्छेद या आर्टिकल आपको इंसर्ट टैब में नहीं देखने के लिए मिलता। इंग्लिश में आर्टिकल होगा।
पावर स्ट्रिप क्या है, बात करेंगे 79 की, तो पावर स्ट्रिप यह कई घटकों को एक पावर आउटलेट में प्लग करता है, इसको बोला जाता है पावर स्ट्रिप। और ये बेसिकली जो इलेक्ट्रिकल सॉकेट्स होते हैं उसका एक कंप्लीट ब्लॉक होता है। निम्नलिखित में से एमएस एक्सेल फॉर्मूला का परिणाम क्या होगा, फ्लोर 3,3 प्लस सीलिंग 4,4, इसका जो आएगा मान वो आएगा आपका 7, ऑप्शन डी। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। निम्नलिखित में से कौन कभी उत्तर प्रदेश का राज्यपाल नहीं रहा है, तो एनडी तिवारी जी उत्तर प्रदेश के राज्यपाल नहीं रहे, चीफ मिनिस्टर या मुख्यमंत्री रहे हैं, और उत्तराखंड के भी चीफ मिनिस्टर ये रहे हैं, और इंडियन नेशनल कांग्रेस या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बहुत फेमस नेता रहे हैं। बाकी 3 जो हैं वो सभी आपके उत्तर प्रदेश के राज्यपाल रहे हैं। अब वर्तमान में कौन है, आनंदीबेन पटेल जी हैं। और बात करें अगर उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल कौन थी, वो किसी भी देश की पहली महिला राज्यपाल थी, उनका नाम है सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू के बारे में एक प्रश्न और पूछ लेता है कि क्योंकि सरोजनी नायडू ने पहली भारतीय महिला थी जिन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी। तो 1925 में कानपुर में जो अधिवेशन हुआ था, ठीक है, उसकी अध्यक्षता सरोजनी नायडू ने की थी, ये भी आपको याद रखना, ये प्रश्न भी आया हुआ है। पहली महिला कौन थी, पहली महिला थी एनी बेसेंट, ठीक है, पहली भारतीय महिला थी सरोजनी नायडू, कांग्रेस की अध्यक्ष। उत्तर प्रदेश में जनसंख्या का सर्वाधिक सांद्रण कहां पर पाया जाता है, तो हमने पहले भी बात की थी, जो जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा है उत्तर प्रदेश में वो है वर्तमान में गाजियाबाद का। और अगर मिनिमम जनसंख्या घनत्व, सबसे कम जनसंख्या घनत्व किसका है, वो है ललितपुर का, इसको भी याद रखना। देखिए एमपीपीसीएस का जो पेपर हुआ है उसमें आज पूछा है, मैंने उस दिन बीच में डिस्कस किया था, अगर आपको याद होगा, भारत का जो जनसंख्या घनत्व है, अगर बात करें इंडिया का, तो इंडिया का जनसंख्या घनत्व है वर्तमान में 2011 की जनगणना के अनुसार 382, 382। उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश का है 829, इसको याद रखिएगा। सबसे कम भारत में किसका है, वो है अरुणाचल प्रदेश का। यही प्रश्न आज पूछा गया है आपका मध्य प्रदेश पीसीएस की परीक्षा में कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व भारत में किसका है, कौन से राज्य का है। और मात्र 17, ठीक है, 17 व्यक्ति पर स्क्वायर किलोमीटर अरुणाचल प्रदेश में आपको मिलेंगे, ये हमने उस दिन भी डिस्कस किया था। उत्तर प्रदेश का भी मैंने आपको दोनों बता दिया, मैक्सिमम गाजियाबाद है, मिनिमम ललितपुर में है। भारत का कितना है 382 और उत्तर प्रदेश का कितना है 829। सबसे ज्यादा भारत में जनसंख्या घनत्व किसका है, यह है बिहार का, ठीक है। सेकंड है आपकी वेस्ट बंगाल। भारत के किस राज्य में सबसे पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया था, तो उत्तर प्रदेश के रामपुर पहला अमृत सरोवर बनाया गया था। उत्तर प्रदेश में मिड डे मील कार्यक्रम प्रारंभ किया गया, तो मिड डे मील आपको पता है स्कूल में जो भोजन वगैरह की स्कीम है वो मिड डे मील आपकी कहलाती है, ताकि स्कूल में एनरोलमेंट बढ़े, बच्चे जो आए हैं उनको अच्छा भोजन मिल सके। इसकी जो स्थापना की गई थी 1995 में की गई थी। उत्तर प्रदेश में मूल्य वर्धित कर वैट लागू हुआ था, अब तो हर जगह हमारा जीएसटी है, लेकिन उत्तर प्रदेश में वैट आपका 1 जनवरी 2008 को लागू हुआ था। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है, तो उत्तर प्रदेश जो कृषि अनुसंधान परिषद है या यूपी काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ये लखनऊ में स्थित है। देखिए कल मैंने आपको बहुत सारे संस्थान बताए थे कृषि से संबंधित, तब मैंने आपको ये बताया था, तो मैं कुछ दोबारा से आपको एक बार रिवाइज करा देता हूं। देखिए ये आपसे पूछा था कृषि अनुसंधान परिषद, सेम है बिल्कुल, बस अंतर है गन्ना। उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान परिषद कहां पर है, ये शाहजहांपुर में अवस्थित है। इसके अलावा जो केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र है शिमला में, उसका एक रीजनल सेंटर या क्षेत्रीय कार्यालय है उत्तर प्रदेश में मेरठ में, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें केंद्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र कहां पर है उत्तर प्रदेश में, झांसी। केंद्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र ये झांसी में है। और भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान जो पल्सेस का रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो कानपुर में है, ठीक है, कानपुर में। इसके अलावा भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान ये वाराणसी में स्थित है। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान ये भी झांसी में स्थित है। पान प्रयोग एवं प्रशिक्षण केंद्र ये महोबा में स्थित है। तो ये कुछ और इसी तरीके के संस्थान हैं जो लगातार एग्जाम्स में पूछता रहता है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति बिजनौर जिले में निवास करती है, तो इसमें बिजनौर जिले में आपको कौन सी देखने के लिए मिलेगी, माहीगीर जो जनजाति है ये बिजनौर में देखने के लिए मिलेगी। इसके अलावा बिजनौर और आगरा में एक और बहुत इंपॉर्टेंट है बुक्सा, बुक्सा जनजाति हमें बिजनौर और आगरा में देखने के लिए मिलती है, और माहीगीर भी हमें वहीं मिलती है।
बाकी अगर जनजातियों की बात करें, मैं फिर से आपको एक बार मैप दिखाकर समझा देता हूं, उसमें आपको सारी जनजाति कवर हो जाएंगी उत्तर प्रदेश की। ये पूरी आप देखेंगे उत्तर प्रदेश की जनजातियों का मैप है। बिजनौर जो हमसे प्रश्न में पूछा गया, महिगीर और बुक्सा, इसके साथ बुक्सा हमें आगरा में भी देखने के लिए मिलती है। बात करें अगर थारू जनजाति की, थारू जनजाति उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनजातीय ग्रुप है। ये हमें तराई बेल्ट में स्पेशली देखने के लिए मिलता है। और इसमें कौन कौन से आपके जिले आते हैं? लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। अब बात करें अगर खरवार जनजाति की, देखेंगे आप प्रश्न में तो खरवार भी है जहां तक मुझे याद है। हाँ, खरवार जनजाति तो वो आपको देवरिया, बलिया और गाजीपुर, इन 3 जिलों में देखने के लिए मिलेगी। वाराणसी में काफी इंपॉर्टेंट है चेरो जनजाति, ये तो रट लीजिए, ठीक है, ये किसी ना किसी प्रश्न में पूछता ही रहता है, कभी मैचिंग में कभी अकेले भी ये पूछ लेता है। सहरिया जनजाति ललितपुर में देखने के लिए मिलेगी। ललितपुर का एक प्रश्न और है, उत्तर प्रदेश में जो तांबा है वो हमें केवल ललितपुर में मिलता है। ललितपुर का एक क्षेत्र है सोनराई, ठीक है, सोनराई रीजन या सोनराई क्षेत्र, वहां पर हमें तांबा उत्तर प्रदेश में केवल यही मिलता है। बात करें कुछ और जनजातियों की, मिर्जापुर में गोड़, धूरिया, नायक, ओझा, पठारी, राजगोंड, पंखा और खरवार, ये जनजाति आपको यहां मिलेंगी। वाराणसी में चेरो हमने कवर कर ली। और सोनभद्र में कर्मा, परहिया, बैगा, पंखा, पनिका, अगरिका, पठारी, चेरो, भुइया और खरवार। तो चेरो आपको बनारस में भी मिलती है और चेरो सोनभद्र में मिलती है। बात करें अगर उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जनजाति वाला जिला कौन सा है, तो वो सोनभद्र है, ठीक है। मैक्सिमम जो जनजाति मिलती है यही मिलती है। मिनिमम कहां मिलती है? बागपत। अगर आपसे पूछे एससी अनुसूचित जनजाति का, तो सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति मिलती है कौशाम्बी में, ठीक है, कौशाम्बी में। और मिनिमम एससी मिलती है बागपत में ही। तो बागपत में एससी भी मिनिमम है और एसटी भी मिनिमम है। तो ये कुछ फैक्ट्स आपके इससे संबंधित हो गए, आशा है आपको क्लियर हुआ होगा। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश महिलाओं से संबंधित पहली पत्रिका 1874 में प्रकाशित करने का भी श्रेय जाता है, जिसके संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी थे। तो क्या है इसका नाम? इसका नाम है बाल बोधिनी। आगे चलते हैं। और कहां से प्रकाशित होती थी? ये बनारस से प्रकाशित होती थी। निम्नलिखित स्थानों में से कहां शाकंभरी देवी मेले का आयोजन किया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट, शाकंभरी देवी मेला लगता है आपका सहारनपुर में। सहारनपुर किसके लिए और फेमस है? मैंने बताया था, एक तो वुड कार्विंग, हिंदी में बोला जाता है काष्ठ नक्काशी, इसके अलावा सहारनपुर में आपका पेपर, ठीक है, कागज की मिलें भी हमें यहां पर काफी देखने के लिए मिलती है। इसके अलावा मेरठ में एक बहुत फेमस मेला लगता है नौचंदी, ठीक है, नौचंदी का जो मेला लगता है वो मेरठ से ही या मेरठ में ही लगता है। उत्तर प्रदेश को पहले संयुक्त प्रांत के रूप में जाना जाता था। इसे किस वर्ष उत्तर प्रदेश नाम दिया गया था? तो हमने देखिए पूरा कवर किया था कि कब इसको यूनाइटेड प्रोविंस बनाया गया था। तो 1937 में इसको यूनाइटेड प्रोविंस नाम दिया गया था और बाद में 24 जनवरी 1950 को इसे वर्तमान नाम जो है उत्तर प्रदेश वो दिया गया है। 24 जनवरी को ही हम उत्तर प्रदेश दिवस मनाते हैं। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में उगाई गई निम्नलिखित फसलों में से किसकी अवधि न्यूनतम है? तो देखिए मूंग की जो अवधि है वो सबसे कम समय में तैयार हो जाती है। निम्न कंद फसलों में से किसे गरीब का मित्र कहा जाता है? तो देखिए आलू की सब्जियों, आलू का जो है इसको गरीब का मित्र कहा जाता है। देखिए क्योंकि आलू का जो है इसको मेंटेन करना काफी आसान है, एक सस्ती फसल इसको माना जाता है, इसीलिए इसको गरीब का मित्र कहा जाता है। और ये मुख्य रूप से देखिए साउथ अमेरिका या दक्षिणी अमेरिका की फसल है। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में नींबू प्रधानतः कहां उगाया जाता है? तो सहारनपुर और मेरठ में। और अगर बात करें संतरे, तो संतरे का उत्पादन भी सहारनपुर में काफी होता है। मेरठ आपको पता है खेल के सामान स्पोर्ट्स गुड्स के लिए फेमस है और मेरठ की कैचियां भी बहुत फेमस है। और अगर बात करें नींबू का, तो नींबू का नाम क्या है? साइंटिफिक नेम सिट्रस लिमोन, ठीक है, सिट्रस लिमोन, ये इसका साइंटिफिक नेम है या रासायनिक नाम। तीव्र औद्योगिकरण हेतु निवेश करने तथा रोजगार के अवसरों के सृजन के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सरकार का पहला आंकड़ा केंद्र या आपका जो डेटा सेंटर है वो कहां पर एस्टेब्लिश किया जाएगा? ये आपका नोएडा में एस्टेब्लिश किया जाएगा या ग्रेटर नोएडा में। इफ्को यूरिया कारखाना उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो ये आपके आंवला में स्थित है।
दादरी, चुनार, चुर्क, डाला सभी में कारखाने उत्पादित हैं। जो ये आपकी इंपॉर्टेंट जो सीमेंट फैक्ट्री है वो यहीं पर डल्ला, चुर्क, दादरी, चुनार यहाँ पर स्थित है। उत्तर प्रदेश का निम्न में से कौन सा जिला काली मिट्टी के बर्तनों के लिए फेमस है? तो आजमगढ़, ये हम पहले कवर कर चुके हैं, इसको जीआई टैग मिला हुआ है। इसको निजामाबाद पॉटरी बोला जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा नाभिकीय शक्ति संयंत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो आपका देखिए नरौरा जो है उत्तर प्रदेश का एकमात्र न्यूक्लियर पावर प्लांट है। कैगा आपका कर्नाटक में है, कलपक्कम तमिलनाडु में है, काकरापार ये गुजरात में स्थित है। जीटी रोड नहीं गुजरती है, तो ग्रांड ट्रंक रोड आपके कहां से नहीं गुजरती? अलीगढ़ से होकर ये नहीं गुजरती। काकोरी षड्यंत्र केस में प्रधान आरोपी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दी गई थी? तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में इनको फांसी दी गई थी। एक बार पूछ लिया था जन्म कहां हुआ था, जन्म इनका हुआ है शाहजहांपुर में। और काकोरी षड्यंत्र जो आपका अगस्त 1925 में हुआ था, उसमें ये मुख्य रूप से आरोपी थे। यही देखिए आज के हमारे 100 प्रश्न थे। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा और यूजफुल लगा होगा। बाकी जब 20 सेट इसके हो जाएंगे तब हम नई बुक्स भी कवर करेंगे, तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। थैंक यू सो मच।